हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए पहले लास्ट लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन के बारे में कि इट वाज अ 7 मेंबर ऑल वाइट कमीशन, जिस वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और उस प्रोटेस्ट के फॉर्म में हमारे द्वारा नेहरू रिपोर्ट दी गई थी, जिसके अंदर डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। और जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि उनका मानना था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का दौर आ चुका है, कि अभी भी हम डोमिनियन स्टेटस के ऊपर ही खड़े हैं, जो कि गलत है। तो इस साइमन कमीशन के आने के बाद आपने देखा होगा कि वाइट पेपर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, कि इंडियंस को वाइट पेपर दिया गया कि अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो आप हमारे को दे सकते हैं। हम नेक्स्ट एक्ट के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए होगा, उसमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। और उसके अलावा जब सीडीएम मूवमेंट लॉन्च होती है तो हम देखते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होगी। तो इन सब का मिला जुला के जो भी रिकमेंडेशंस निकली, जो भी फाइंडिंग्स थी, उनसे बनता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अगर इस एक्ट की बात करें, ऑल दो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको याद रखने में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बार आप समझ जाएंगे तो इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें भी नहीं है जो आप भूल सकते हैं। अगर हम इस पूरे एक्ट की बात करें तो इसमें 4 मेजर प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन, कि ऑल इंडिया की पूरी एक फेडरेशन बना दी जाए, जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया स्टेट और उसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर एक फेडरेशन के अंदर काम करें इंडिया की बेटरमेंट के लिए। उसके अलावा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सॉरी, आपको 1919 जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किया था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके अंदर मैंने आपको कराया था कि डायरकी एस्टेब्लिश कर दी गई थी प्रोविंसेस के अंदर, एंड देयर वाज अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पर यहाँ पर आपको पहली बार दिखेगा कि प्रोविंसेस के अंदर पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई है। अब उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है कि वो किसी भी तरह के अपने रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं। अब उनके ऊपर ना ही गवर्नर जनरल होगा, ना ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा। बेसिकली उनकी जितनी भी पावर्स हैं, इट विल बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। उसके अलावा हम बात करें, ये जो डायरकी पहले प्रोविंसेस के अंदर थी, डायरकी का मतलब है 2 तरह के सब्जेक्ट। एक तो है रिजर्व सब्जेक्ट, जो कि गवर्नर जनरल के पास होंगे, और दूसरे हैं ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, जो कि वहाँ के मिनिस्टर्स के पास होंगे। तो ये जो अब की डायरकी है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी प्रोविंसेस के से हटा के, एंड देयर विल बी सेफ गार्ड्स विच वेस्टेड स्पेशल पावर्स विद द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। तो ये 4 मेन प्रोविजंस आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ये खास इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब स्वराज पार्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जाती है और वो काफ़ी हद तक जो अनपॉपुलर लॉज हैं, जो वहाँ पर नए रूल्स बन रहे हैं, उनको डेड ब्लॉक करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहती है। तो अब ब्रिटिश सरकार को ये पता लग गया है कि हमारे को इन इंडियन मिनिस्टर्स के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑल दो वे इलेक्ट होके तो आ जाते हैं काउंसिल्स के अंदर, पर काउंसिल को अच्छे से काम नहीं करने देते, जो हम रूल्स लॉज रेगुलेशन बनाना चाहते हैं उसको नहीं बनने देते। तो इसी वजह से इट प्रोवाइडेड लीगल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट मिसबिहेवियर ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटर। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि 1919 के एक्ट के अंदर वहाँ पर हमारे को प्रॉपर एक प्रियम्बल दिया गया था। सो इन दिस एक्ट देयर वाज अ एब्सेंस ऑफ प्रियम्बल। तो ये एक प्रीलिम्स के लिए एक एब्सर्ड फैक्ट है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बात करते हैं इनके सोर्सेज के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के सोर्सेज कौन कौन से हैं। कुछ तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, डिस्कशंस एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर, ये 4 हमने डिस्कस कर लिए। उसके अलावा +2 और हैं, 2 और सोर्सेज हैं, इनको आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले है जॉइंट सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, कि इस एक्ट के लिए जो प्रॉपर एक कमेटी बिठाई गई थी जिसने इस पूरे एक्ट को कंपाइल किया, उसको कहते हैं जॉइंट सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट। और दूसरा है लोदियन कमेटी। प्लीज़ इस कमेटी के बारे में हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बाकी जगह बुक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है, पर कल को अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, अगर ये कोई स्टेटमेंट वहाँ पर दी गई हो, तो बाकी बच्चे इसको गलत या छोड़ के आएंगे, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज रहेगा। सो लोदियन कमेटी विच डिटरमाइंड द इलेक्टोरल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, की स्पेशल एक कमेटी बिठाई गई थी बाय द नेम ऑफ लोदियन कमेटी, जो इस एक्ट के क्या क्या इलेक्टोरल प्रोविजंस होंगे उसको डिटरमाइन करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4+2 6 सोर्सेज है जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना है। तो आइए अब हम बात करते हैं, इस एक्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है फेडरल पार्ट, ये फेडरल पार्ट में क्या क्या चीज़ें आई, और दूसरा है प्रोविंशियल पार्ट, कि प्रोविंसेस के लिए इस एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया था। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल पार्ट। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रोविंसेस के लिए पहली बार ऑटोनॉमी दी गई, उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया और उनको अपने पैरों पे खड़े होना सिखाया गया कि किस तरह से आप अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं,
एंड अब से आपकी जितनी भी पावर है इट विल बी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस प्रोविंसेस के बारे में ध्यान में रखनी है कि इनमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, एंड अब के बाद जितने भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, कि वहाँ पर एक तरह से डायरेक्ट ऑटोनॉमी है, डायरेक्ट इंडिपेंडेंस है कि जो भी बंदा चुन के आएगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। सो दिस एक्ट रिकग्नाइज प्रोविंसेस एज सेपरेट लीगल एंटिटी free from direction and control of government of India and secretary of the state except for certain purposes। मान लीजिए कल को कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है उसके लिए देयर वर सर्टेन प्रोविजंस, पर उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो जितनी भी प्रोविंसेस थी अब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। उसके अलावा एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, तो देखिए अगर हमने इनको ऑटोनॉमी देनी है, इंडिपेंडेंट करना है, तो हम डायरकी नहीं रख सकते। मतलब कि दो तरह की लिस्ट नहीं हो सकती, एक तो है ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरी है रिजर्व लिस्ट जो कि गवर्नर जनरल के पास है। देखिए क्योंकि हमने इसको पूरी ऑटोनॉमी देनी है तो ये डायरकी को ख़त्म करना पड़ेगा, इसी वजह से डायरकी को ख़त्म करके सीधा स्टैंड अलोन एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी गई थी विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर कुछ माइनर मुद्दे हैं जो कि स्टेट के लिए ज़रूरी हैं, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, ऑल्दो उनके लिए अभी भी स्पेसिफिक प्रोविजंस रखी गई थी गवर्नर जनरल के पास, पर अगर हम इन जनरल बात करें तो अब डायरकी को हटा दिया गया है एंड पूरा जो कंट्रोल है वो प्रोविंसेस को दे दिया गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेटर की। बाइकैमरल लेजिस्लेटर का मतलब होता है कि दो हाउसेस का होना। सो बाइकैमरल लेजिस्लेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 प्रोविंसेस। कौन कौन सी हैं? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड असम। तो ये 6 के 6 प्रोविंसेस आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन से थे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड असम। अगर आप एक लाइन में याद रखेंगे तो ये इकट्ठे ही हैं सारे, जैसे यहाँ पर बंगाल आ गया, फिर यहाँ पर बिहार आ गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस आ गया, असम की यहाँ पर बात करें तो इस हिसाब से बस आपको मद्रास और बॉम्बे साथ में याद रखने पड़ेंगे। देन वी हैव क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की 2 नए प्रोविंसेस बनते हैं, एक तो है सिंध और दूसरा है ओडिशा। उसके अलावा अगर हम फ्रेंचाइज की बात करते हैं, मतलब कि कौन लोग वोट डाल सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंचाइज को काफ़ी लोअर कर दिया गया उसके क्वालिफिकेशन को, पर अभी भी वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड थी। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ऑल्दो ये पॉइंट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना ही आपको कभी शायद पूछा जाए, पर फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। देन वी हैव स्पेशल पावर्स टू गवर्नर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन या फिर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के इंटरेस्ट के लिए कुछ बनाना चाहिए, तो गवर्नर को स्पेसिफिक सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है ताकि कल को वो अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज़ करते हुए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके। तो आज के टाइम में जो हम देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो इसी 1935 एक्ट के तहत उसको मिली थी। तो ये एक पॉइंट आप स्पेशल ध्यान में रखिएगा। ऑब्वियस भी है, देखिए अगर हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी है तो उसको थोड़ा बहुत सेफगार्ड करने के लिए तो गवर्नर को पावर्स दी जानी चाहिए थी और उसी के तहत इस ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी। उसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं सेंटर की में, कि सेंटर में जो फेडरल पार्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए। सबसे पहले तो डायरकी वहाँ पर एस्टेब्लिश की गई, एंड उससे पहले प्रपोजल फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन विच वॉज नेवर मटीरियलाइज्ड। अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या है कि मान लीजिए जितने भी ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स हैं एंड उसके अलावा जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उन दोनों को इकट्ठा करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी ताकि बेटरमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया जा सके। एंड यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश इंडियन स्टेट हैं उनका आना तो कंपलसरी है, पर यहाँ पर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका यहाँ पर आना वॉलंटरी है। अगर उनका मन करता है तभी वो आ सकते हैं, अगर उनका मन नहीं करता इस फेडरेशन में पार्ट लेने का तो वो बाहर भी रह सकते हैं। पर उसके साथ साथ इन्होंने कंडीशन भी लगाई कि ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये हम तभी बनाएंगे जब हाफ ऑफ द सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट्स वो फिल हो जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए 10 स्टेट्स हैं, 10 के पास 100 सीटें हैं, अगर इनमें से 50 सीट्स भरेंगी तभी हम इस फेडरेशन को बनाएंगे। एंड उसके साथ साथ जितनी भी स्टेट्स आ रही हैं दे शुड कॉम्प्रोमाइज 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो हो सकता है कि मान लीजिए 3 स्टेट्स आ गई और उनके पास ही सिर्फ 50 सीटें हैं, तो इस हिसाब से पहला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो गया, पर हो सकता है इन 3 स्टेट्स के पास अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ना हो, इससे कम हो के 40% ऑफ द पॉपुलेशन हो, तो ये फेडरेशन नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे को ये क्राइटेरिया भी फॉलो करना है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट शुड बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन। और इसी वजह से क्योंकि ये दोनों कंडीशंस मीट कभी नहीं हो पाई तो ये हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी बना ही नहीं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं डायरकी एट द सेंटर, कि जो डायरकी पहले
हमारी प्रोविंसेस में थी, तो अब वही चीज़ हमारा यहाँ पर फेडरल लेजिस्लेटर या फिर सेंटर में ला दी गई और यहाँ पर दो तरह के सब्जेक्ट्स बना दी गई। एक तो है रिजर्व सब्जेक्ट्स विच विल बी अंडर द गवर्नर जनरल एंड उसको एडवाइस करने के लिए उसके काउंसलर्स होंगे, वो विल बी स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ओनली एंड रिस्पॉन्सिबल टू हिम ओनली, और वो लेजिस्लेटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके अलावा हमारे पास हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, और अगर हम इन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात करें, इट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल और एडवाइस ऑफ द पॉपुलर मिनिस्टर्स आंसरेबल टू लेजिस्लेटर। तो जिस तरह से हमने प्रोविंसेस के अंदर डायरकी की बात की थी, वही सेम सिस्टम अब सेंटर में लगा दिया गया है। उसके अलावा हम बात करेंगे बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटर की। यहाँ पर भी 2 हाउसेस बनाने की बात की गई है, गवर्नर जनरल एंड द 2 हाउसेस, पूरा ये कंप्लीट सिस्टम हो गया। अगर यहाँ पर हम बात करें, जो दोनों हाउसेज हैं उनमें कितने कितने सीट्स हैं वो आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी, ना ही आपको कभी सॉरी ना ही कभी आपको पूछा जाएगा। आपको एक ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जितने भी सीट्स का बंटवारा हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा सीट्स दी गई एज़ कम्पेयर टू उनको कितनी मिलनी चाहिए थी। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो चाहते थे कि हम प्रिंसली स्टेट्स को एज अ रोड ब्लॉक यूज़ करेंगे अगेंस्ट द नेशनलिस्ट, कि अगर हमने ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा सीट्स दे दी तो वो ओवर पावर कर जाएंगे और कल को कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनने नहीं देंगे। और क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ऑलमोस्ट ब्रिटिश इंडिया के साथ ही मिलती हुई चलती थी, तो इसी के चलते प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने यूज़ करने का फैसला किया और उसी वजह से उनको सीट्स भी ज़्यादा दी गई। So the both houses had representation from British India as well as the princely states, with princely states weightage being disproportionate as the states were expected to act as checks upon the nationalists। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये आपको 2002 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स को सीट्स ज़्यादा क्यों दी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर फेडरल इंस्टीट्यूशंस भी नए बनाए गए, 2 नए फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहले तो है फेडरल बैंक एंड उसके अलावा है फेडरल कोर्ट, जो कि 1935 में फेडरल बैंक बनता है एंड देन 1937 में हमारे पास फेडरल कोर्ट बनता है। उसके अलावा जो हमारे रेलवेज है जो उस टाइम पे चला करते थे, उसकी जो कंप्लीट अथॉरिटी ओवरहॉल करके एक नई अथॉरिटी बना दी गई जिसका नाम है फेडरल रेलवे अथॉरिटी। तो यहाँ पर हमने 3 अथॉरिटीज़ के बारे में बात की, फेडरल बैंक, देन फेडरल कोर्ट एंड देन फेडरल रेलवे अथॉरिटी। तो प्लीज़ इन तीनों के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, 1919 में क्रिश्चियंस को, सिख्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, अब 1935 में वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी फ्रेंचाइज है, जितने भी लोग वोट कर सकते हैं, वो बढ़ते हुए ही जा रहे हैं। सो एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, नाउ इट ऑल्सो इंक्लूडेड वुमेन। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। मैंने आपको करवाया था जब हमने 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस किया था, तो उसके तहत क्या था कि एक फॉर्मेशन हुई थी इंडियन काउंसिल के नाम से, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को काउंसिल करेगी, उसको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर इस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की इंडियन काउंसिल को बंद कर दिया गया है क्योंकि इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एजिटेट किया था कि ये एंटी इंडिया पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो आपको ये एक थोड़ा अलग सा फैक्ट है जो इसमें आपको मिला है, वो आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे यहाँ तक हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्दो ये जो पूरा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी ने क्रिटिसाइज़ किया था जो भी उस टाइम के अंदर काम कर रही थी। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि 1909 से वो हमारे से वादा करते आ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस देना तो बहुत बाद की बात है, अभी तक हमारे पास 26 साल हो चुके हैं 1909 के बाद, अभी तक हमारे को ये डोमिनियन स्टेटस ही नहीं दे पाए। जबकि 1929 में 1930 में जो हमारा लाहौर सेशन हुआ था उसके अंदर हमने पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पहले ही पास कर दिया है। ऑल्दो वो इसके अंदर हमारे को डोमिनियन स्टेटस देने की भी बात करते तो भी हम नाखुश होते, पर यहाँ पर तो उन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात की। तो वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एक बैकवर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट मानी गई थी और इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और इसी एक्ट के ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था दैट वी आर प्रोवाइडेड विद द कार
विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन, कि इसमें तो कोई इंजन ही नहीं है, हम इस कार को चलाएंगे कैसे, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स ही नहीं दी गई, आपने वही पुरानी खिसी पिटी बातों को और नया करके बस हमारे को दे दिया है। तो इसी के साथ चलते हमारे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपको इतना ही करना है, इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे और आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पर हम आगे की कि किस तरह से CDM के बाद हमारे देश में नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है, देन 1940s में दोबारा से वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।